जी हाँ, वक्त वाकई अब परचम उठाने का आ गया है। नाजरीन, पुलवामा में हुए दहशत गर्दाना हमले में मुल्क ने अपने 44 जवान खो दिए हैं। पूरे मुल्क में गुस्सा है, नाराजगी है और अफसोस भी है। लेकिन आखिर कब तक यूं ही अफसोस जताकर चुप बैठे रहेंगे हम? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर लगातार हमारी ये बड़ी खबर जारी है और अब इस वक्त भी स्टूडियो में हम कई खास मेहमानान के साथ मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं अपने सभी मेहमानान से जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे साथ इस अहम खबर पर जनाब राजवीर शर्मा जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट शामिल हैं हमारे इस पैनल में, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस डिबेट में, इस बहस में शामिल हैं, और मीर जुनैद साहब जम्मू एंड कश्मीर से यूथ लीडर के तौर पर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। राजवीर शर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। राजवीर जी, हम शुरुआत यहां से करना चाहते हैं कि अभी तक विल पावर की भी कोई कमी नजर नहीं आई, चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, तो फिर वजह क्या है कि अब भी इतने बड़े दहशत गर्दाना हमले से आज की तारीख में हमको जूझना पड़ा है? देखिए, ये दो तरीके की बातें हैं। एक तो पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो अमन चैन के वातावरण है वो अमन चैन का वातावरण ना हो, और किसी भी तरीके से वहाँ पर जो एक कम्युनल डिवाइड और इंस्टेबिलिटी पैदा हो, इस चीज़ की कोशिश हो रही है। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों में यहाँ पर भी उन लोगों को, वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के प्रयास पाकिस्तान कर रहा है जिनके दिमाग में आज भी टू नेशन थियरी का कहीं ना कहीं एक बीज अभी भी शायद उनके दिमाग में मौजूद है। इसका एक कारण ये भी है। और मुझे लगता है कि भले ही आई मे साउंड टू बी अ बिट सिनिक एंड ऑड, बट आई थिंक इट इज टाइम फॉर इंडिया टू रीथिंक आर्टिकल 370, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 ने आज लगभग 70 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी 370 के रहने के बावजूद भी जो वहाँ पर आर्थिक प्रगति का रास्ता है वो उतना तेज नहीं हो पाया, भले ही वहाँ पर कितना ही पैसा खर्च किया गया। और कहीं ना कहीं जो अलगाव की एक भावना है वो मुझे लगता है कि वहाँ पर मौजूद बनी है। और उसको अगर हमको ख़त्म करना है तो क्या, मैं एक क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ हिंदुस्तान के सामने और सभी लोगों के सामने कि इज इट नॉट, इवन इंक्लूडिंग कश्मीरीज, इज इट नॉट द टाइम फॉर द कश्मीरीज ऑल्सो टू रीथिंक वेदर 370 हैज पेड देम एनी डिविडेंड्स? अगर डिविडेंड्स नहीं पे किए हैं तो वाई शुड इट कंटिन्यू, और अगर किए हैं तो उसमें क्या कमियां हैं कि उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ये जो एक अलगाववादी एक वातावरण है वो कश्मीर में पाकिस्तान के सहारे से, पाकिस्तान के सपोर्ट से मजबूत हो रहा है। इसकी चिंता मुझे लगता है कि कश्मीरियों को भी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो चीज़ वास्तव में उनके हित में है, जो उनके विकास के लिए होनी चाहिए, क्या वास्तव में वो 370 उनके विकास की मांग को, उनके विकास की एस्पिरेशंस को पूरा कर पाया है या नहीं कर पाया है, इसकी भी चिंता मुझे लगता है करना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में चाहे इलेक्शन कितने ही हो जाएं, लेकिन हुकूमत वहां पर जो चुने हुए लोग हैं उनकी नहीं रहती है। वहां पर वो एक कठपुतली के तौर पर काम करते हैं, जो सेना की कठपुतली हैं वो वहां पर बन जाते हैं। और जो आवाम की आवाज के उनको उठानी चाहिए, वो आवाम की आवाज उठाने के बजाय जो वहाँ की सेना है उसके इशारे पर काम करते हैं। तो हम हिंदुस्तान वहाँ की सेना का तो कोई इलाज या वहाँ के हुक्मरान का तो कोई इलाज कर नहीं सकता, लेकिन हम कम से कम एक चीज जरूर करें कि वो ताकतें जो हिंदुस्तान के भीतर मददगार हैं पाकिस्तान की, या जो इस तरीके के कातिलाना हमले के मददगार हैं, गुनहगार को भी और मददगार को भी, दोनों का जब तक हम सफाया नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि ये चीजें चलती रहेंगी। और मुझे ये लगता है कि सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अगर पत्थरबाज सेना पर पत्थरबाजी करते हैं अपने ये जो आतंकवादियों को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को छूट होनी चाहिए, दैट दे शुड टेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। एंड इफ आई मेट साउंड टू बी एक्सट्रीमिस्ट, but I would say that if shoot at sight orders are necessary, they should be issued. जी,
राजवीर शर्मा साहब ने एक सवाल छोड़ा है आज पूरे मुल्क के सामने, और सवाल यह है कि आर्टिकल 370 को रिव्यू करने की सख्त जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। उत्पल भट्टाचार्य साहब, क्या वाकई जो अभी राजवीर शर्मा साहब ने कहा कि यही सही वक्त है कि बहुत सख्ती से आर्टिकल 370 को रिव्यू किया जाए ताकि इस तरह से खूरेजी से बचा जा सके? देखिए, आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन्स है उसके लिए है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स के लिए जो आर्टिकल 370 बनाया गया है अभी 70 ईयर से, उसको क्या अभी छेड़छाड़ करने का टाइम है? हम इसका मतलब हमने एक कुछ संदेश देने मांगता जम्मू एंड कश्मीर पीपल को। यस, होम ग्रोन टेररिस्ट है ये जो आदिल अहमद दार को, उसका पहले जो बुशार था वो सबको ही होम ग्रोन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव चीज है। ये इसको लिए तो अभी छेड़छाड़, मेरा ख्याल में राजवीर साहब बहुत कुछ पढ़ पुढ़ के बता रहे हैं, हमारा ख्याल में इसके साथ संपर्क तो है, लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करना चाहिए जी। ये जम्मू एंड कश्मीर का आदमी, जम्मू एंड कश्मीर का जो अधिकार है, कश्मीर का ही आदमी सोचे कि उनको क्या मिला है 370 में, उनको मिला क्या है सिवाय इसके कि वो पीछे चले गए। वहां पर कोई आर्थिक विकास जैसा होना चाहिए था, जितना रोजगार मिलना चाहिए था, जितना रोजगार पैदा होना चाहिए था, जितना उनको शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जितना उनके बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ पाए क्या? अगर नहीं बढ़ पाए तो उसका क्या मीनिंग है? 370 और ये सवाल आज का नहीं है कि आज करो आप। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट टुडे, आई एम सेइंग इज इट टाइम टू रिव्यू, इज इट टाइम टू रीथिंक, and I think Kashmiri people should be involved in this process. Professor Saab, my point is this is not the time to discuss this. This is not the time to arouse the whole J&K population. मसले मसाइल बहुत हैं, कश्मीर रियासत से जुड़े। वाकई आपने ठीक कहा। चलिए हम मीर जुनैद साहब का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। मीर जुनैद साहब, आदिल जिसने इस खुदकुश हमले को अंजाम दिया है वो वहीं का बाशिंदा था, पिछले साल 2018 में 12वीं का स्टूडेंट था और तब वो जैश ए मोहम्मद का हिस्सा बना। हम आपसे उस साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि आखिर उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा इतने बड़े हमले को अंजाम देने से पहले, जाहिर एक बड़ी आतंकी तंजीम का वो हिस्सा बन गया था तो सोचना फिर उसके लिए लाजमी भी नहीं था। लेकिन ये है कि इतनी कम उम्र में इस तरह से एक दहशतगर्दाना तंजीम का हिस्सा बन जाना, और उससे पहले एक वीडियो भी उसने पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि वो इस तरह से कोई खुदकुश हमले को अंजाम देने वाला है। आपसे समझना चाहेंगे, आप कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, उस साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। देखिए, दो चीजें, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। जो आर्टिकल 370 और 35A से जो आज का ये मामला हो, कोई लेन देन नहीं है। आर्टिकल 370 है या मतलब इसको आप एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट से प्रीवियस रजीम्स जो वहाँ रही है, उनकी नाकाबिलियत और नाअहलियत की वजह से हम जो लोग हैं इस सूरत हाल में जी रहे हैं। जो आज का नौजवान बंदूक उठा रहा है, इसको हम इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन से जोड़ नहीं सकते हैं। यही एक कारण नहीं है कि कश्मीरी नौजवान जो है बंदूक उठा रहा है। जो प्रीवियस रजीम्स रही है वहाँ की, कहीं ना कहीं उनके साइड से भी कोताहियाँ रही है, कहीं ना कहीं उनकी साइड से भी जो है कि यूथ को बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है और यूथ एलिनेट होता गया। और आज हम हालात ये देख रहे हैं कि आदिल, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए था, जिसके हाथ में कुछ और चीज होनी चाहिए थी, उसने बंदूक उठाया। हाँ, बट और एक चीज भी है, देखिए इसमें जो है कि रेडिकलाइजेशन, यहाँ पे आप इस तरीके से कह सकते हैं, जो उसने वीडियो दिया है, वीडियो का कंटेंट ये है कि ये कि वो चला जाएगा और हुरे उसको वेट कर रही होंगी। देयर आर डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ कुरान, वो हमें काउंटर करनी पड़ेगी। उसके लिए कंट्री को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट लाइन टेररिज्म में जो है कि इट्स आर्म्स वर्सेस आर्म्स,
बट जो सेकंड लाइन टर्म इज बैटल ऑफ आइडियाज, सो इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड उसके लिए जो हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, हमने एक रोड मैप बनाया हुआ है। वी मस्ट थिंक, आई मीन आपके माध्यम से गवर्नमेंट जो है कि रोड मैप को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यूथ इन्वॉल्वमेंट है उसके। अभी जहां भी आप बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं कि कह रहे हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, और यूथ ऐसे आप डायरेक्टली यूथ को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर यूथ को हम डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते थे आज तक, फिर यूथ इन्वॉल्व हुआ होता। और आप देखिए कि यूथ कितना एलिनेट हुआ है, किन चीजों से एलिनेट हुआ है, वो लूप होल्स ढूंढने हैं। किन चीजों से जो यूथ है कि आज बंदूक उठा रहा है, वो लूप होल्स हमें खत्म करनी चाहिए। इसमें हम जो है कि मतलब आप अमेरिका देखिए, उनके पास ऑनलाइन वेरियर्स है, 75 ऑनलाइन वेरियर्स, और जो हमारा वहां पे आइडियोलॉजी काउंटर करे, हमारे पास क्या है? हमने आज तक एक ऑनलाइन वेरियर जो है कि खड़ा किया है। बेसिक प्रॉब्लम ये भी है कि यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आप यूथ को दीजिए प्लेटफॉर्म, यूथ सही रास्ते पे आ जाएगा। और बाकी रही बात कि हमारा यूथ, आप देखिए पुणे में, मुंबई में कितने लोग, मिंत्रा आप देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, जितने भी आप उस पे मॉडल्स देखते हैं वो कश्मीरी है, मैक्सिमम वो कश्मीरी है। बट फिर भी जो है कि एक और तबका है जिसको हमें डील करना पड़ेगा, और न कि इन्हीं चीजों से कि हमें जी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, बट हाँ एक स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है, एक पॉलिसी जो है कि कॉन्क्रीट वे फॉरवर्ड जो हो, वो यूथ को हमें देना चाहिए। यूथ को एक तरीके से एंगेज करना चाहिए। अगर वो पॉलिसी कोई युवा दे रहा है, कोई एक ग्रुप दे रहा है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके ये चीजें किसी न किसी तरीके से कम होती जाएंगी। जी, तो राजवीर शर्मा जी, जब हम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सुनते हैं, मीर जुनैद साहब एक कश्मीरी युवा हैं, कश्मीरी नौजवान हैं, तब वाकई ये लगता है कि हर दौर में पॉलिटिकल विल पावर की जबरदस्त कमी रही। यूथ्स के लिए ऐसा कुछ किया नहीं गया कि वो इस तरह से रास्ते से ना भटके। तो फिर इस चीज को हम कैसे समझें? नहीं, मुझे लगता है कि जो अभी जुनैद साहब कह रहे थे उसके दो मीनिंग हैं। एक मीनिंग तो यह है कि देयर वाज ए फेलियर ऑफ द रिजीम्स इन द पास्ट टू रियली टेक सम काइंड ऑफ ए पॉजिटिव एक्शन, कि उसके माध्यम से जो यूथ है वो मेन स्ट्रीम में आए। मुझे लगता है कि जुनैद साहब का ये कहना कुछ हद तक सही लगता है कि जितना कई बार वहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिली जो आज तक भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर दो चीज़ों की कमी रही। एक तो ये कि वहाँ शुद्ध और बिल्कुल गुड गवर्नेंस की डेफिसिट रहा, और गुड गवर्नेंस के डेफिसिट रहने की वजह से जो एक एलिनेशन की भावना वहाँ पर आई। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि गुड गवर्नेंस की कमी केवल कश्मीर में रही हो ऐसा तो है नहीं, और कई जगह पर गुड गवर्नेंस की कमी रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि द यूथ शुड टेक गन्स इनटू देयर ओन हैंड्स। उनको उसका विरोध करना चाहिए, ऐसे शासन का विरोध करना चाहिए, सुधार की मांग करनी चाहिए। वो सुधार की मांग करने का कभी आंदोलन हमने वहाँ कश्मीर में यूथ के तरफ से देखा नहीं है कि जो रिजीम्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने कभी ये कहा हो कि ये रिजीम्स आर बैड एंड देयरफॉर वी डोंट वांट सच रिजीम्स। ऐसा कभी बहुत बड़ा आंदोलन यूथ ने या किसी ने चलाया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमको बड़ा निष्पक्ष होकर के, बिना किसी सियासत के, जो सिविल सोसाइटी है, क्योंकि सियासत भी कई बार अपने अपने मकसद को साधने के लिए सियासती जो तबके हैं वो काम करते हैं। और आपने देखा कि इवन कश्मीर के मामले में भी जब कुछ लोग सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो एक भाषा बोलते हैं, और जब वो सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो वो एक भाषा बोलते हैं। वही लोग जो पहले कहते थे कि हमको बंदूक नहीं उठानी चाहिए, वही लोग फिर कभी ना कभी उसी बंदूक की समर्थन करते हैं। तो इसका जो हल है वो क्या हो सकता है? उसका हल ये हो सकता है कि जो सिविल सोसाइटी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको अपनी आवाज मजबूत करनी पड़ेगी। और जो लोग इस जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत को ब्लीड करना चाहते हैं, भारत के जवानों का खून बहाना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं विरोध डट करके, खुल करके हमको करना ही चाहिए। और वो
मुझे लगता है कि यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो सोर्सेज है ना, जो अलगाववाद के सोर्सेज हैं, एंड लेट मी टेल वेरी फ्रैंकली एंड ओपनली दैट द इंस्टीट्यूशंस लाइक हुर्रियत, व्हाई शुड दे गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, व्हाई शुड दे गेट सम काइंड ऑफ ए प्रोटेक्शन, व्हाई शुड दे नॉट बी बैंड, एंड if they are really supporting and there are evidences that they are supporting, तो ये जो radicalization है इसमें किन-किन इंस्टीट्यूशंस का कश्मीर में भागीदारी है? क्या वहां पर जो क्लर्जीज हैं उनकी कोई भागीदारी है क्या वहां मदरसों की कोई भागीदारी है क्या, या किसी और संस्था की, हुर्रियत की, इन सब लोगों की, इन सब की हमको पहचान करनी पड़ेगी और उसमें सियासत को अलग रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कोई एक्शन लो तो जो सियासी चालें हैं वो उसको ऐसा रंग दे देते हैं कि जैसे ये एंटी कश्मीर है या एंटी मुस्लिम है। मुझे लगता है हमको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और जब तक हम उस चश्मे से देखेंगे तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इनका कहीं ना कहीं प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। ये तो रही बात इसकी। पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को अब, जैसा मुझे लगता है कि ये सरकार भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रही होगी, लेकिन इसके अलावा चीन को भी हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के आतंकियों का साथ दे रहा है वो भी हमको एक्सपोज करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि विश्व का जो ओपिनियन है, जो वर्ल्ड ओपिनियन है, वो हालांकि लार्जली इज विद अस इवन टुडे, बट दिस चाइना शुड बी कॉर्नर्ड ऑन दिस इशू। और इसके अलावा हमको अपने जो बॉर्डर्स हैं वी मस्ट स्ट्रेंथन दैट। हमारी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी इस समय, जिस घटना स्थल पर यह घटना घटी है, मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और कहीं पर अगर कमियां रही हैं, कहां पर क्यों उस कमी की वजह से ये हमला हो गया, कहां पर वो जो कार खड़ी थी उसका नोट क्यों नहीं आया, उसकी कोई सूचना इंटेलिजेंस थी कि नहीं। मुझे लगता है कि जब तक हम इन सब लूप होल्स को और इकट्ठे होकर के, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठे होकर के इसका लड़ाई का सामना नहीं करता है, तब तक ये कमियां होती रहेंगी। जी भट्टाचार्य साहब, चाइना का जिक्र किया अभी शर्मा जी ने। चाइना बार बार कोशिशों के बाद भी इंटरनेशनल टेररिस्ट मसूद अजहर को घोषित नहीं होने देता है, अनाउंस नहीं होने देता, किसी न किसी बहाने से इस मामले को टाल ही जाता है। चाइना के रोल पे हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे शर्मा जी ने अभी कहा, अगर चाइना को कॉर्नर किया जाए सबके साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना को साइड किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि कश्मीर जो आज इस आग से जूझ रहा है कुछ हद तक उसको राहत मिल पाए, कम से कम इन स्ट्रैटेजीज के जरिए? नहीं, ये तो जरूर करना चाहिए। देखिए, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर का पूरा फायदा उठा रहा है। 11 दफे आपने जैसे बिल्कुल सही बताया, मसूद अजहर महमूद को वो पर्सन नॉन ग्रेटा होने ही नहीं दिया। JEM विच इज ऑलरेडी ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको वो पाकिस्तान दिखा रहा है, एन NGO सबको भला कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है चाइना। उसका बाद जो इकोनॉमिक कॉरिडोर खोल दिया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिधर से ये है वो चाइना, इट इज चाइना's economy and it is others corridor actually. China Pakistan economic corridor CPEC, it is China's economy and through Pakistan's corridor जो जगह में उसका बंदर बन रहा है उसका पूरा कंट्रोल तकरीबन चाइना का साथ ही है, क्यों पैसा उसका पास नहीं है। जैसे श्रीलंका में भी हुआ अम्बनपट्टम वो वाला जो पोर्ट, तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग ने डोकलाम में जो सख्त से कार्रवाई किया कि अरुणाचल में जब भी हमारा वजीर आजम की कोई भी जाता है वो गुस्सा लगाता है, उसका कोई केयर नहीं करते, ऐसा जरूर करना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम को दिखाना चाहिए। 2-4 बातें हैं, जैसे साहब ने बताया, राजवीर शर्मा साहब ने, कि पाकिस्तान में जो भी कोई राज करे, अभी इमरान खान कर रहे हैं, एक चीज याद रखना है, जो पाकिस्तान जैसे एक संजय में भी बताया कुछ देर पहले, हमारा मुल्क का एक आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी का मुल्क है।
India has got his army, while the Pakistan army has got a state to look after. ये दोनों अलग अलग है. तो उसका आर्मी हर वक्त हर सब कुछ करते हैं. वो आर्मी को भी चलाता है ISI. मैंने ISI ऐसा भी हुआ है पीछे, ISI को आर्मी चीफ पसंद नहीं आया, वो आर्मी चीफ को चेंज करवा दिया. तो ये है पाकिस्तान का रणनीति. और पाकिस्तान ऐसा हर वक्त कुछ ना कुछ करेगा. जुल्फिकार अली भुट्टो तब से बता गया जो विल हैव 1000 कट्स. हम लोग भूखे रहेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे. अभी हम लोग एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आ गया जी, वो भी न्यूक्लियर नेशन है, हमारा भी न्यूक्लियर नेशन है. भाई थोड़ा बहुत वो मिलिटेंसी ठीक है, उसके बाद इफ इट इज रेज्ड इन ए टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मैनर तो न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. तो हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा हिम्मत से किया था, लेकिन अभी थोड़ा हमको तो पता नहीं, ये डिस्कस करना भी नहीं चाहिए. कुछ थोड़ा सा बड़ा एक्शन होना चाहिए. थोड़ा सा आप मुमताज जी आने का पहले हम जुनेद भाई को एक सवाल पूछ रहे थे, जिस सदर्न कश्मीर इतना हॉटबेड कैसे बन गया. 2-3 चीज बताता हूँ. मुफ्ती मोहम्मद उधर का है उसीलिए, बुरहान वानी उधर का है उसीलिए. ये पिछले 3-4 साल से ही हुआ है इतना एक्टिव. एंड सदर्न कश्मीर, साउथ कश्मीर का ये रवैया पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में तक चला गया था. पठानकोट का बात कर रहा हूँ हम, 2016 जनवरी में जो हुआ था. ये इतना एक्टिविटीज उधर, इतना इंडोक्ट्रिनेशन उधर, ISI का तरफ से जिहादी और ISIS का तरफ से वहाबी, सब उधर कॉन्सेंट्रेट इतना जल्दी. यार ये हुआ 4-5 साल से. उधर प्रॉब्लम है 89 से, 1989 से आज 30 साल हो गया. लेकिन ये साउथ कश्मीर में इतना खून बह रहा है, इतना बड़े बड़े ऑपरेशंस, मिलिटेंट एक्टिविटीज चल रहा है, ये पिछली 4-5 साल से. उससे पहले नहीं. उसको पहले सबसे अच्छा सेब मिलता था आपको पुलवामा में. सोफिया का सेब सबसे बढ़िया है कश्मीर वैली में भी. तो ये था. लेकिन थोड़ा चेंज कैसे हो गया आपको, आप इजाजत दे तो हम ये जी मीर जुनैद साहब, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रख रहे हैं, इसलिए ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि क्यों ऐसा हो रहा है वहां. देखिए, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन मिलिटेंसी. इन 90s एक्टिव जो रिजीम्स थी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो नॉर्थ कश्मीर में थी. उससे फिर कहीं एक टाइम आ गया सेंट्रल कश्मीर में आ गया, फिर कहीं एक टाइम आ गया कि साउथ कश्मीर में आ गया. साउथ कश्मीर में ये हुआ कि देखिए, कहीं पे हमें वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही या PDP रही है उधर, उनकी वजह से कुछ ना कुछ ज्यादतियां हुई है. चाहे उनके ऑर्गन्स है, तो। हाँ सर, कांग्रेस की, PDP की, जितनी भी रजीम्स रही हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर, जितनी भी रजीम्स रही है, कहीं ना कहीं पे यूथ के साथ ज्यादती हुई है. और अगर हम रेशो निकालेंगे, सेंसस निकालेंगे, आप देखिए कि सेंसस में सबसे ज्यादा जो है साउथ कश्मीर आ रहा है. तो साउथ कश्मीर में जो जब ये सारी चीजें हो गई, यूथ है, कुछ करने के लिए है नहीं. वी डोंट हैव आवर हीरोज टू सेलिब्रेट. और अगर हीरो बनना है तो आसानी से हीरो कैसे बन सकते हैं? नहीं सर, आसानी से हीरो बन सकते हैं जब बंदूक हाथ में उठाएं. अगर मैंने IAS करना है तो मुझे 5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, 3 साल मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ कोचिंग्स ज्वाइन करने पड़े, उसके बाद मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा, फिर कुछ और बनूंगा. मगर यहां जब कश्मीर की बात आती है, यहां जिसको हीरो जल्दी बनना होता है तो बंदूक उठाता है. इस चीज को समझने की जरूरत है. यहां पे जो है हमारे देश को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी. सोचने समझने की बात है कि पाकिस्तान तो इस चीज से वहां पे कामयाब तो है, वो बंदूक के ही तौर वहां कामयाब नहीं है, मगर जो एक सोच वो फैला रहा है उस तरीके से भी कामयाबी हासिल कर रहा है. तो हमारे पास उसका काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आज तक हमने वो काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई है? अगर बनाई भी है तो क्या वो इंप्लीमेंट हुआ है?
वो चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और बाकी है कि अगर हम अभी सर कह रहे थे कि हुर्रियत को जो है कि पूरा बैन करना चाहिए, ठीक है 5 मिनट के लिए मान ले हुर्रियत को हमने बैन किया, गिलानी साहब को जेल भेजा, मीरवाइज को हमने तिहाड़ भेजा, यासीन मलिक को चलो ठीक है यहां कहीं और विदेश भेज दिया, मगर उससे क्या होगा? अगर उस चीज से कोई फर्क पड़ता तो फिर तो आज तक हुआ होना चाहिए था। सोचने समझने की बात है कि लोग इस चीज की ओर रागिब क्यों हो रहे हैं, लोग इस चीज की तरफ और ज्यादा जो है कि दिलो जान से है। आप देखिए ये आदिल मिलिटेंट मारा, अभी आप पुलवामा का वीडियो देखिए, हजारों लोग उनके घर में होंगे। क्यों? हम सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, एक पार्ट देखते हैं, बट हमें यह देखने की जरूरत है कि लोग क्यों जा रहे हैं उधर। 90s में तो नहीं जाते थे, 2010 तक तो नहीं जाते थे, 13 तक तो नहीं जाते थे। इन्हीं 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि लोग जो है कि इतनी तादाद में इन फ्यूनरल प्रोसेशंस में जा रहे हैं? कहीं ना कहीं जो है आईएसआई कश्मीर में कामयाब है। आखिर क्यों ये यूथ रागिब हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं इस तरह की तमाम ताकतों की तरफ, क्यों मुतासिर हो रहे हैं? एक बार आप छोड़ भी दीजिए अलहदगी पसंदों को, मान लीजिए उनके खिलाफ आपने कोई सख्त कार्रवाई कर भी दी, तब भी वो कौन सी ऐसी चीज है जो जम्मू और कश्मीर के युवाओं को प्रॉम्प्ट करती है, रागिब करती है इस तरह की चीजों की तरफ? देखिए, आपने और जुनैद भाई ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया और मुझे लगता है कि ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आ रहा होगा, इंक्लूडिंग जो सरकारें हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ आती होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के दिमाग में भी ये बात आती होगी कि आखिर क्या बात है। क्योंकि जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस विषय पर चिंता या इस पर सोचती नहीं होंगी या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की होगी। मुझे लगता है कि जुनैद भाई ने दोनों ही अपने सवालों का जवाब आधे तरीके से खुद भी दे दिया था। उन्होंने एक सवाल करते हुए ये भी कहा था कि वहाँ का जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया बहुत ही नेगेटिव रोल कई बार प्ले करता है और हम उस पर कोई कारगर कदम या कारगर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर मान लीजिए हजारों लोग जनाजे में शामिल हो गए तो वो तो ये देखते हैं ना कि इतना आदमी उसमें आ रहा है तो समथिंग गुड मस्ट हैव बीन डन बाय दैट पर्सन। So therefore he was right and I think he was answering his own question कि हमको ऐसे सोशल मीडिया का जो मैकेनिज्म एक जाल बन गया, उसमें भी कुछ ऐसे ग्रुप बन गए होंगे जिनको ये काम सौंपा गया है कि जैसे ही ये चीज हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है कि इतने हजारों लोग वहां निकल करके आ जाते हैं। मैं इसका जवाब 2 तरीके से देना चाहूंगा कि क्या कारण है कि इतने बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्टोन पेल्टिंग करते हैं स्टोन पेल्टिंग करते हैं और जो आतंकी हैं उनको संरक्षण देते हैं, उनको भागने में मदद करते हैं, सेना को इंजर करते हैं, सेना को घायल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को घायल करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 2 ही कारण है। एक तो ये कि एक तो रेडिकलाइजेशन ऑफ द माइंड्स और दूसरे जो पैसा वहां से आ रहा है उस पैसे का वो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को खरीद करके वो स्टोन पेल्टिंग कराते हैं और इस तरीके की चीजें। और जब एक बार अगर उनके खिलाफ स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कारगर कार्रवाई नहीं होती, केवल उनको भगाने का काम होता है, तो इससे उनको शय मिलती है कि कुछ बिगड़ना तो है नहीं। इसलिए जब बिगड़ना नहीं है तो पैसे लो और जितना तुम हिंदुस्तान का नुकसान या फोर्सेस का नुकसान कर सकते हो वो करो। इसलिए ये बेसिकली ये जो लड़ाई है ना, ये साइकोलॉजिकल है। ये लड़ाई एक सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजिकल लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक तरफा एक मुद्दे को लेकर के सॉल्व नहीं हो सकती है। आर्थिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, एक्सटर्नल भी है। और खासतौर पर जो हमारा पाकिस्तान अभी भी 1971 को भुला नहीं पाया है। और मुझे लगता है कि वो ये सोच रहा है कि शायद जो 1971 का बदला है वो हम इस तरीके से कश्मीर में ले सकते हैं। जो गलत मुझे लगता है उनकी सोच है, वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो मैं एक क्वेश्चन उठा रहा था कि ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इसके पीछे क्या इंटरनल हमारी फोर्सेस पैसे के अलावा
मैंने 3 नाम लिए थे और वो तीनों नाम मैंने इसलिए लिए थे कि उनकी एक बड़ी भूमिका है रेडिकलाइजेशन में। और मैं अपनी जो जहां तक मेरी समझ है कि कहीं ना कहीं उन फोर्सेस को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन फोर्सेस को हमें एक्सपोज करना चाहिए, इंक्लूडिंग इफ दीज फोर्सेस इंक्लूड सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, वी मस्ट एक्सपोज देम। और दूसरे, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने यहाँ हाई कमिश्नर के थ्रू भी और अपने वहाँ के हुक्मरान के थ्रू भी हमारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनके साथ लगातार बातचीत करता है। जी, आगे बढ़ेंगे। दूसरे पहलू पर बात कर रहे थे हम, पॉलिटिकल विल पावर की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन आपने कहा कि आखिर ये जो सोशल मीडिया की बदौलत है क्या कि एक मिलिटेंट के आखिरी यात्रा में, आखिरी रसूमात में हजारों की, लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जहन में वक्फ हो चुकी हैं वहां के लोगों के, इसे निकालना तो फिर बहुत एक मुश्किल चीज है। लेकिन वो तमाम चीजें, वो चंद नाम जिनका आपने जिक्र किया था जो इस तरह की चीजों को शह दे रहे हैं, आखिर फिर क्यों उनको इतना पैम्पर किया जा रहा है, ये भी तो फिर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं आपसे मुमताज जी बिल्कुल एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये केवल कश्मीर की बात नहीं है, जहां पर भी सोशल मीडिया का इस तरीके का दुरुपयोग या मिसयूज होता है, हमको उसके लिए जो कानून हमारे यहाँ बने हैं उनको सख्ती से लागू करना चाहिए, और अगर नहीं बने हैं तो हमको बना करके एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो घटना स्पेसिफिक घटी है, जो बहुत ही दिल दहलाने वाली और बहुत ही देश को गुस्से में लाने वाली एक तरीके का कत्लेआम जो पाकिस्तान ने करवाया है, वो जो घटना है उसके लिए जो इस समय एक बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है वो ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मकसद ही ये होता है कि पूरे देश को और पूरे पॉलिटिकल क्लास को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि ये किसी एक दल या किसी सरकार का केवल मसला नहीं है। हिंदुस्तान की सुरक्षा जो है वो पूरे हिंदुस्तानी लोगों का और पूरे राजनीतिक दलों का एक मसला है, जिस पर उनको एक होकर के बिना किसी सियासत खेले हुए, बिना कोई गोटी चले हुए, उनको इस समय पर इस मसले का हल निकालने की कोशिश मुझे लगता है कि कल ऑल पार्टी लीडर्स इसके लिए करेंगे, सुझाव देंगे। और जो सरकार है उसने क्या किया है उसको भी वो शायद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके सामने रखेंगे। तो एक आदान प्रदान होगा विचारों का, और जो एक्शन लिया है उसका भी कि अभी तक हमने क्या किया है। एक और अच्छी बात जो हुई है वो ये कि जो प्लान तरीके से इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया है, मुझे लगता है कि ये जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं इसकी शुरुआत हुई है और लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे। लेकिन इन 7 लोगों से इस तरीके से पूछताछ होना चाहिए ताकि प्लानिंग के तार कहाँ कहाँ हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, उसको पूरा खुलासा होकर के और फिर एक रेमेडियल मेजर्स लिए जा सके। मुझे लगता है कि ये करने की आवश्यकता है। और चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ, बार बार इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ मुमताज, के कहीं ना कहीं हमको जो सोर्सेज हैं टेररिज्म के इनसाइड एंड आउटसाइड, उनको हमें खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। जी, जो टेररिज्म के सोर्सेज हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, वो अंदर हैं कि बाहर हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनिल आनंद साहब बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सहाफी शिरकत कर रहे हैं हमारी इस डिबेट में। अनिल आनंद साहब, एक बड़ा दहशत गर्दाना हमला हुआ है, 44 जवानों को हमने खो दिया है, और दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक मसार है, एक तरह से एक नरसंहार हुआ है हमारे जवानों का। पूरे मुल्क में गुस्सा है, पूरे मुल्क में नाराजगी है, अफसोस है, और इस बार पूरे जोर शोर के साथ तमाम लोग ये चाहते हैं, मुल्क के चाहे किसी भी मजाहिब के वो लोग हैं, कि पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाए। आपके मुताबिक इस टाइम वाकई बहुत सख्त वक्त है कि सचमुच पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाए, क्योंकि जब उड़ी अटैक हुआ था तब भी इसी तरह की आवाजें उठी थी, और उसके बाद आज फिर से ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला। एक तो देखिए बहुत तशवीशनाक ये मरहला है जो भी वहाँ घटा है, बहुत ही शॉकिंग है, ये कॉन्डेमनेबल बियॉन्ड वर्ड्स है अगर मैं कहूँ तो। अब क्या होना चाहिए, गुस्सा है आवाम में, ये तो कुदरती बात है, होना ही है गुस्सा, हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। किस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ हमारे जवानों का,
भूल हुई, क्या हुआ, कहाँ हुआ, एक बात की बात है। आज मुझे लगता है कि कल भी आज भी हम लोग सिर्फ अपनी तशवीश जाहिर कर रहे हैं, हम कंडोल कर रहे हैं उन शहीदों की शहादत को। तो मुझे लगता है लेकिन बहुत मिल बैठ के सोचने की बात है। अगर ऑल पार्टी मीटिंग कल हुई तो ऑल पार्टी मीटिंग मुझे लगता है पहले भी होनी चाहिए थी। मेरा एक मानना है, मेरा एक अकीदा है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नेशनल इश्यूज होने चाहिए, जो नेशनल एजेंडा होना चाहिए। उनमें से सरे फहरिस्त जो एक वो है वो सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए। इस पे कोई सियासत नहीं होती है। अगर वो पहले से ऐसा कोई ऑल पार्टी वाला मैकेनिज्म बन जाए उन मुद्दों पे, उनमें सिक्योरिटी हो सकती है, उनमें एजुकेशन हो सकता है, उनमें हेल्थ हो सकता है, कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे, तो राय अमा बनता रहता है और किसी के लिए कुछ स्पेस नहीं रहेगी कि कोई इस पर सियासत की जाए। सरकार अगर कुछ करती है, जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका की सिक्योरिटी के इश्यूज पे आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कोई इशू किया है तो अपोजिशन उसको कुछ बात कर रही है, क्योंकि राय अमा वहां एक सिस्टम है। उस तरह का कोई हमें भी बनाना चाहिए था, बदकिस्मती से 70 साल में हम वो नहीं बना पाए। इसलिए रीजन ये होता है कि जब सरकार कोई कदम लेती है या फेल होती है तो फिर उसका एडवर्स रिएक्शन अपोजिशन पार्टीज उसको इनकैश करने की कोशिश करती हैं। अब होना क्या चाहिए? देखिए, ये मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए, और सरकार जो फैसला करके सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कुछ इशू हवाले करती है तो फिर कमांडर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही न्यूज चैनल्स की मार्फत, ना ही लोगों की मार्फत, कि जिससे सरकार पर एक्स्ट्रा दबाव पड़े। और सरकार, अब देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं और हम इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई कुछ भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि सरकार की ओर दबाव बढ़े और सरकार ये कहे कि लोगों की ये डिमांड है तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये डिमांड लोगों की तो है कि इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है ये हमारे कमांडर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे कमांडर्स बहुत ज़हीन है, उनकी कारकर्दगी का हमने 70 साल में हमने देखा, कई जंगें हमें जीत। और जहां तक बात पॉलिटिकल विल पावर की है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कोई स्क्रिप्ट है, अपोजिशन में आने के बाद वो स्क्रिप्ट खोल ली जाती है और हुकूमत में आने के बाद उस स्क्रिप्ट को बंद करके रख दिया जाता है। बहरहाल सरदार अंजुम ने कहा था इसी तरह के हालात के लिए और मखसूस तौर पर पाकिस्तान के लिए लिखा था। आज जी मीडिया के इस मंच से दोहरा रहे उन अल्फाज को कि पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया, उनसे भी कह दो अपनी बात पे रहे, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, सैलाब से कह दो अपनी औकात में रहे।